माइक्रोटीसा क्या होता है? वो नॉर्मल टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन यानी कि टीसा या एपिडिडर्मल स्पर्म एस्पिरेशन यानी कि पीसा से कैसे डिफरेंट होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और कौन से टाइप के पेशेंट्स में वो इंडिकेटेड होता है। तो आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोटीसा के बारे में। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेस्टिकुलर फिजियोलॉजी कैसे है, स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होता है। तो नॉर्मली जो टेस्टिस होते हैं दोनों स्क्रोटल सैक में, वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन प्यूबर्टी के बाद चालू हो जाता है और वो प्रोडक्शन होता है कौन से हार्मोन्स की वजह से? ब्रेन से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, एफएसएच और एलएच, और उनके इन्फ्लुएंस के अंडर ये प्रोडक्शन होता रहता है। फिर वो स्पर्म्स टेस्टिस के पीछे एक सैक जैसा होता है एपिडिडमिस, वहाँ पे वो स्पर्म्स स्टोर किए जाते हैं 3 महीने के लिए करीब करीब। और उसके बाद वो स्पर्म एक लंबे ट्यूब से पेट के अंदर जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं और फिर दोनों तरफ के ट्यूब साथ में आकर वो बाहर आते हैं पेट से, और इस तरह से वो स्पर्म्स बाहर आते हैं बॉडी से। तो जब भी किसी पेशेंट का स्पर्म काउंट अगर 0 आता है, जिसे हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया, तो पहले तो हम 2-3 बार चेक करके कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली स्पर्म काउंट हर बार 0 ही है। उसके बाद उसके रीजंस अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडली 2 तरह के कैटेगरीज में उन रीजंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप का कैटेगरी है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं तो रास्ते में ब्लॉक है टेस्टिस से लेकर बाहर आने तक के, जिसकी वजह से वो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। और दूसरा कैटेगरी है जहाँ पे टेस्टिस ने स्पर्म का प्रोडक्शन ही बंद किया है या बहुत कम किया है और जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, जिसे हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो अभी देखते हैं कि इनके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है? जो भी ट्यूब है जो स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर अंदर लेके जा रही है और बाहर ला रही है, उसमें किसी भी वजह से ब्लॉक आ जाए, तो ब्लॉक के रीजंस हो सकते हैं। किसी पेशेंट्स में कंजेनाइटली वो ट्यूब एब्सेंट है, एब्सेंट वाज डिफरेंस। किसी पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ ओल्ड इन्फेक्शन वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। किसी पेशेंट्स में कोई सर्जरी हुआ था, हर्निया रिपेयर वगैरह सर्जरी में उसको ट्रॉमा हो गया और उसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया। तो इन सब रीजन से ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी कि टेस्टिस ने काम करना बंद करने का या कम करने का रीज़न क्या हो सकता है? तो कोई भी तरह का टेस्टिकुलर ट्रॉमा, भले वो फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो, किसी को प्राइवेट पार्ट्स में अगर क्रिकेट में बॉल वगैरह लग जाते उसकी वजह से भी ये प्रोडक्शन बंद हो सकता है। टेस्टिकुलर सर्जरी, इन्फेक्शन जैसे कि मम्प्स वायरल इन्फेक्शन जो टेस्टिस को अफेक्ट कर सकता है, कोई कार्सिनोजेंस या केमिकल पोल्यूटेंट जिनकी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो सकता है। और किसी किसी पेशेंट्स में जेनेटिक भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनके टेस्टिस, जेनेटिक रीज़न है उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। लेकिन ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केसेस में टेस्टिस फोकल एरियाज में, मतलब कुछ कुछ एरियाज में उनका काम होता रहता है। तो जब ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का केस है तब हम सिर्फ एपिडिडमिस में निडल डाल के, जहाँ पे वो टेस्टिस के पीछे जो सैक है जहाँ पे स्पर्म स्टोर हो रहे, वहाँ पे एक सिंपल निडल डाल के उसको निकाल सकते हैं स्पर्म सैंपल को। हमें बहुत सारे स्पर्म्स मिल जाएंगे, अच्छे सैंपल में अच्छे क्वालिटी में मिल जाएंगे और उस पेशेंट में प्रेगनेंसी रहने का चांस भी अच्छा रहेगा। तो ये जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केस है, वहाँ पे टेस्टिस ने काम करना बंद किया है या बहुत कम किया है, लेकिन टेस्टिस कुछ कुछ फोकल एरियाज में उनका काम कंटिन्यू रह सकता है। तो उन एरियाज में हम अगर वहाँ पे नीडल डालेंगे तो वहाँ से हमको जो सैंपल मिलेगा उसमें हो सकता है हमें कुछ स्पर्म्स मिले जो बहुत ही कम रहेंगे, लेकिन उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन या टीसा या टीसीए से बोला जाता है। तो ये जो नीडल पंक्चर है ये ब्लाइंड पंक्चर है, जिसमें हम विदाउट विजुअलाइजेशन पंक्चर करते हैं। हम मल्टीपल जगह पे पंक्चर करते हैं और जहाँ पे भी सैंपल मिल जाए उसको हम यूज़ करते हैं।
नॉर्मली ये जो स्पर्म्स मिलते हैं उनको हमें फ्रेश ही यूज़ करना बेस्ट होता है, क्योंकि हम उनको फ्रीज़ करेंगे तो उनका सर्वाइवल का चांसेस कम रहता है। तो उसी टाइम पे हम उनके फीमेल पार्टनर का भी एग रिट्रीवल करेंगे, उसके पहले 10 दिन से उनका इंजेक्शन चालू रहेगा। एग रिट्रीवल करेंगे और उन एग्स को ये फ्रेशली निकाले हुए स्पर्म से इंजेक्ट करके एम्ब्रियोज बनाएंगे, तो हमें कुछ चांस है सक्सेस मिलने का। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड या एडवांस वर्जन है माइक्रोटीसा, जहाँ पे हम अंडर विजन मतलब माइक्रोस्कोप में देख के जहाँ से हमें सैंपल निकालना है, जहाँ से स्पर्म्स निकालना है, उस जगह को हम माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करके फाइनलाइज करते हैं और वहीं से हम सैंपल निकालते हैं। तो इसके लिए पहले तो टेस्टिस का जो कवर है वो कैप्सूल पहले ओपन कर देते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कौन सा ट्यूबुल, जहाँ पे टेस्टिस में छोटे छोटे ट्यूबुल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो कौन सा ट्यूबुल हमें थिक लग रहा है, ऐसे लगता है कि वहाँ पे कुछ सैंपल होने का ज़्यादा उम्मीद है, तो वो देख के उसी ट्यूबुल को हम निकालते हैं और हम चेक करते हैं और उसमें हमें स्पर्म मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। और उन स्पर्म्स को भी हमें फ्रेशली यूज़ करना बेटर है कि उसी टाइम पे हम फीमेल पार्टनर का भी एग्स निकालें और उन एग्स को इन स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना दें। तो ये डिफरेंस इनमें दोनों में प्रोसीजर वाइज भी है और अभी स्पर्म मिलने का चांसेस में भी इन दोनों प्रोसीजर्स में डिफरेंस है, क्योंकि टेस्टिसा में हम ब्लाइंडली निडल डाल के निकाल रहे हैं, तो हो सकता है हम वो स्पॉट मिस करें जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन माइक्रोटीसा में हम एक्चुअली देख के माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करके हम स्पर्म्स निकाल रहे हैं, तो सक्सेसफुल स्पर्म रिट्रीवल होने का चांस माइक्रोटीसा में ज़्यादा रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रोसीजर बहुत ही एडवांस्ड है, प्रोसीजर को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एक्सपर्टाइज भी ज़्यादा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारी क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।